हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की। हमने जब सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था तब भी इन स्कूल्स के बारे में हल्का सा रेफरेंस आया था। अब इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक तरह से हिंदू लॉ के बेसिक्स हैं। ये थोड़ा सा मे बी आपको बोरिंग लग सकते हैं या डिफिकल्ट लग सकते हैं, और रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ इनकी कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये पुराने स्कूल्स हैं या पुराने। जैसे हिंदू लॉ आज की तारीख में क्या है, एज ए एडवोकेट, एज ए प्रैक्टिशनर तो आपको वही रेलेवेंट है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ते हैं ना, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ और व्हाट इज द कंसेप्ट, तो ऐसे हिंदू लॉ को समझने के लिए हम उसके सोर्सेज पर जाते हैं। और इस बार हम स्कूल्स को पढ़ रहे हैं कि पहले हिंदू लॉ कैसा होता था, किस तरह की बातें देश के अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में होती थी, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बट अब मोर और लेस ये सब ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि अभी तो हर चीज जो है ना, जिसे कहते हैं ना, कोडिफाइड हो गया लॉ। हिंदू लॉ बन चुका है, मोस्टली एक्ट 1955-56 में पास हो गए, और अब तो मोर और लेस उसी से गवर्न हो रही हैं चीजें। और कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट डिसीजंस, तो हम पढ़ेंगे भी जब हम रिस्पेक्टिव एक्ट्स पढ़ेंगे, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, उनके आधार पर देश चल रहा है। बट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ये चीजें रेलिवेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, इवन जजेस के लिए भी समटाइम इंटरप्रिटेशन के लिए ये रेलिवेंट हो सकती हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदू लॉ जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे पहले क्या था, कैसे था, तो उसके लिए ये सब चीजें रेलिवेंट हैं। तो उन चीजों के हिसाब से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, राइट। तो इन्होंने बताया कि जो पहले एंशिएंट स्मृतिज थी उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म रूल्स नहीं बताए। जो स्मृतिज थी, एक तो देखो, जब चीज कोई राइटिंग में नहीं है तो कोई बात उसमें कवर्ड होगी, कोई बात उसमें कवर्ड नहीं होगी। अच्छा, फिर अब दूसरे लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर दिया। अब इंटरप्रिटेशन में भी पुराने जमाने की लैंग्वेज समटाइम्स संस्कृत थी या अदर भाषाओं में हो सकती हैं वो चीजें। तो अब आज की तारीख में जो जनता जनार्दन है वो उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रही है, किस तरह से समझ रही है, उसमें डिफरेंसेस तो फिर आएंगे, राइट। तो इसी वजह से डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ बन गए। ये जो डिफरेंसेस थे, इन्होंने जो हिंदू लॉ अलग अलग स्कूल्स बना दिया। आप ऐसे समझ लीजिए, स्कूल्स का मतलब जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ाया था, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी जो एक तरह की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो एक स्कूल के स्टूडेंट माने जाते हैं, ऐसे समझ लो। होते वो स्टूडेंट नहीं है, रादर वो होते प्रोफेसर हैं उसके। तो डिफरेंट स्कूल्स हो गए इस तरह से, जो आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कस्टम्स, रिचुअल्स जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं, वो एक तरह के लोग एक स्कूल में डल गए, ऐसे समझ लो। लेकिन ज्यादा स्कूल्स नहीं है, टोटल 2 ही हैं, फिर एक के थोड़े से सब पार्ट्स हैं। अब इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस मैटर्स को लेते हैं? ये डिफरेंट होते हैं, डिफर्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कोई आदमी अगर जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी का और बाकी चीजों का कैसे होने वाला है, उसी को आप मोर और लेस सक्सेशन मान सकते हो। देन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, हिंदूज में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज का कल्चर अभी भी है, तो किस तरह से होगा। फिर को पार्सनरी राइट्स एंड वुमेन्स प्रॉपर्टी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये को पार्सनरी वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को जो ध्यान से नहीं सुनते। जब एक प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी है, सपोज ऐसे मान के चलो कि दादाजी ने एक अकेले अपने दम पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, ऐसे सोच लो कि 100 करोड़ की। अब दादाजी का मान लेते हैं आकस्मिक निधन हो गया या नहीं हुआ, व्हाटएवर, अब वो चले गए इस दुनिया से, और उनके मान लेते हैं कि 3-4 बेटे थे। और अभी तो मैं बहनों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विमेन राइट्स के ऊपर तो अलग से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और वो लेटेस्ट लॉज में ज्यादा उनके अंदर करेक्शंस आई हैं। पुराने जमाने में ज्यादातर मेल को पार्टनर्स होते थे, बेटों के हिसाब से ही दुनिया चलती थी, पर वो पुराना जमाना है, अभी तो ऑलमोस्ट खत्म है वो बातें। तो उस जमाने के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब दादाजी की मान लेते हैं 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो चले गए, और उनके मान लेते हैं 4 बेटे थे, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? तो वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, वो प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, चारों की है। और वो चारों क्या है उसके? को पार्टनर। तो चारों क्या है इसके? को पार्टनर। देखते हैं इसके लिए हिंदी में क्या है। इसमें
फिर भी उनके उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार, सहदायिक संपत्ति और स्त्रियों के संबंध में विचार डिनबर्ट थे। तो ये सहदायिक संपत्ति शायद हो गया को पार्सनरी राइट, क्योंकि संयुक्त परिवार तो हो गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो को पार्सनरी राइट्स का मतलब यही हो गया कि एक आदमी का उस प्रॉपर्टी में अधिकार है, वो उसका मालिक नहीं है लेकिन उसमें उसका अधिकार है। ऐसे समझ लो कि जैसे हम पूरे हिंदुस्तान के को पार्टनर है, हम हिंदुस्तान के किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, हिंदुस्तान सबका है बट हमारा भी तो है, अगर सबका है तो हमारा भी है ना, तो हम हिंदुस्तान के को पार्टनर है, ऐसे समझ लो कंसेप्ट को समझने के लिए। ऐसी वो जो मैंने कहा दादाजी की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसका कोई एक बेटा मालिक नहीं है। अगर वो ऐसे स्पेसिफिक विल लिख के जाए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो फिर तो वही एक बेटा मालिक होगा, तो फिर तो को पार्टनर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वाली बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर चारों भाई उसके मालिक हैं और मान के चलो उनके भी 3-3 बेटे हो गए मान लो, तो फिर इसका मतलब 4-12 जन हो गए या और ज्यादा हो गए, 4 तो पिताजी थे, 3-3 बच्चे हो गए मान लेते हैं, तो 12 और 4 16 लोग हो गए। तो ये सारे के सारे लोग क्या हुए, को पार्टनर्स। ये टर्म के ऊपर अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से पहले आपको बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बना था तब तक तो काफी इंपॉर्टेंट थे। अब तो मोर और लेस हिंदू लॉ डिफाइंड है, तो इनकी वैल्यू रह गई सिर्फ हिस्टोरिकल समझने के लिए कि जो आज का हिंदू लॉ है वो कैसे निकल के आया, पहले क्या होता था, उस बात को समझने के हिसाब से ये ज्यादा रेलेवेंट है। अगर हम मेन स्कूल्स ऑफ हिंदू की लॉ की बात करें तो दो ही हैं, एक है मिताक्षरा और एक है दायभाग। दो ही मेन इसके अंदर स्कूल हैं, मिताक्षरा और दायभाग। वो बात अलग है, मिताक्षरा में फिर आगे चलकर फर्दर डिवीजन है। अगर मैं हिंदी में इसको पढ़ूं तो मिताक्षरा स्कूल का नाम चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य 6 के शासनकाल के दौरान याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध टिप्पणी मिताक्षरा से लिया गया है। अब बोलोगे सर ये कैसे याद होगा, मेरे को नहीं पता, बादाम खाओ या जो भी करो। मिताक्षरा स्कूल का नाम मैं फिर से पढ़ देता हूं, इसमें क्या समझाऊं, मैं एक लॉ का टीचर हूं, कैसे ये आई चीजें। तो चालुक्य वंश के राजा थे, कोई वंश रहा होगा कभी चालुक्य वंश, उसके राजा रहे होंगे विक्रमादित्य 6, इसका मतलब विक्रमादित्य भी कई होंगे। तो चालुक्य वंश, ये सब हिस्टोरिकल हो गया ना, चालुक्य वंश के राजा रहे विक्रमादित्य 6, उनके शासनकाल के दौरान किसी विज्ञानेश्वर नामक, समझ लो जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, उस समय उन्होंने एक लिख दी टिप्पणी, यानी कि अपनी एक्सप्लेनेटरी निकाल दी मिताक्षरा नाम से, ठीक है। और ये पूरे देश में एप्लीकेबल हो गई, बंगाल और असम को छोड़ के लगभग पूरे भारत देश में ये चला। सो दिस इज व्हाट इज मिताक्षरा, ठीक है। The Mitakshara school derives its name from famous commentary Mitakshara written by Vigyaneshwara on the Yajnavalkya Smriti during the reign of King Vikramaditya VI of Chalukya dynasty। ये वो है लाइन जो मैंने अभी आपको हिंदी में पढ़ के बताई, और ये बंगाल असम को छोड़ के पूरे देश में चली गई। और इसका मेन फंडा क्या था, द डॉक्ट्रिन ऑफ बर्थ राइट। ये बोलता था जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा उसको उस ज्वाइंट फैमिली में अधिकार मिल जाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा, को पार्टनर। अभी समझाया मैंने। अगर ऑलरेडी 15 भाई हैं, सारे भाइयों के मिला के, मतलब मामा चाचा, मामा गलती कर गया, सपोज चाचा ताऊओं के सब बच्चे मिला मिलू के 15 हैं, वो 15 की प्रॉपर्टी थी वो। लेकिन अगर 16वां पैदा हो गया तो वो 16वें को भी तुरंत फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ वो राइट मिल गया। एज पर दिस डॉक्ट्रिन अ सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पुरानी उनकी संपत्ति चली आ रही थी, एंसेस्ट्रल बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति, उसमें उस बच्चे को तुरंत अधिकार मिल जाएगा। फादर इसमें एब्सोल्यूट ऑनर नहीं माना जाएगा, और हर को पार्टनर को प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट मिलेगा जन्म के साथ। जैसे भारत में कोई भी पैदा होता है तो सीधा सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाता है, और उसको भारत की संपत्ति पर, भारत में वोट देने का, रहने का, काम करने का, सारे फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स अपने आप मिल जाते हैं, कोई आके दे के नहीं जाता, उसके गले में नहीं डाल के जाता। ऐसे ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो मिताक्षरा का सिस्टम है, और यही सिस्टम अभी भी कुछ हद तक एप्लीकेबल है, कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसका राइट प्रॉपर्टी में बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके सब स्कूल्स की बात करते हैं। तो एक तो है बनारस स्कूल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये नॉर्दर्न इंडिया में था, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सराउंडिंग रीजन। पहले बनारस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडिया का, अभी भी है, बट
पहले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मिथिला आप नाम से ही समझ सकते हो, ये मिथिला रीजन था पहले बिहार में, वहां ज्यादा एप्लीकेबल था। फिर महाराष्ट्र बॉम्बे स्कूल, ये महाराष्ट्र गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बॉम्बे में एप्लीकेबल हुआ। और फिर द्रविड़ साउथ का मद्रास स्कूल, पहले मद्रास बहुत फेमस सिटी थी जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, तो इसको मद्रास स्कूल भी बोलते हैं, और ये पूरे साउथ इंडिया में एप्लीकेबल था, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और केरला, मोरलेस सारा ही कवर हो गया साउथ। तो कहने का मतलब है पूरे देश में बंगाल असम को छोड़कर ये मिताक्षरा जो स्कूल था ये एप्लीकेबल हुआ। अब हम बात करेंगे विमेन राइट्स इन डिफरेंट स्कूल्स की। इनहेरिटेंस ही मेन फंडा था। तो बनारस स्कूल की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी जो विमेन को मिलती भी थी वो उसके जीवन के लिए ही मिलती थी, बाद में वो उसके मेल एयर्स के पास वापस चली जाती थी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय वुमन मस्ट रिवर्ट टू द मेल एयर्स आफ्टर हर डेथ, यानी जो और पुरुष उत्तराधिकारी थे जीवन काल में औरत को मिल भी जाएगी तो भी वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं बनेगी, वो उनके पास वापस चली जाएगी। चलो अब मिथिला की बात करते हैं। मिथिला में इन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ओके, लेकिन फिर भी ये स्कूल इस मामले में ठीक था कि कम से कम जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ लो गोल्ड, मनी वनी व्हाटएवर, उसके मामले में ये कहते थे कि हाँ वो फिर उस औरत की मानी जाएगी, राइट। So lot of restrictions regarding inheritance of immovable property, but absolute ownership दी इन्होंने वुमन को regarding all movable property given to her by husband or relatives, यानी जो मूवेबल संपत्ति है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया गोल्ड, पहले जमाने में गोल्ड गहने बहुत हुआ करते थे, वो फिर उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ? मिथिला में। बनारस में एक बार तो उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के बाद कहाँ चली जाएगी? मेल एयर्स के पास। बॉम्बे में कोई प्रॉब्लम नहीं की, उन्होंने कहा कि वुमन इज इक्वल टू मैन। वेरी गुड, ये पहले से इस बात को मान के चल रहा है बॉम्बे सब स्कूल। द्रविड़ ने फिर वही बात की, अलाउड लाइफ टाइम इनहेरिटेंस ओनली टू विडोज और डॉटर, यानी इन्होंने कहा कि जो आपको मिलेगी संपत्ति वो बस जीवन काल तक ही मिलेगी। यानी इस मामले में देखा जाए तो जो सबसे पहले वाला था बनारस और द्रविड़, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम बात कर रहे हैं। मिथिला दे रहा है मूवेबल, इमूवेबल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। बॉम्बे स्कूल इस मामले में एडवांस था, प्रैक्टिकल था, उन्होंने वुमेन एज इक्वल टू मेन ये माना और कोई कहानी इन्होंने नहीं क्रिएट की। चलो अब आ जाते हैं हम एडॉप्शन राइट्स पे। बनारस सब स्कूल क्या बोलता था? अगर हस्बैंड ने जीते जी परमिशन दी है तो ही अडॉप्ट कर सकती हो बच्चा, नहीं तो नहीं, यानी काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मिथिला ने कहा अडॉप्शन ले लो, कोई परमिशन नहीं चाहिए, यानी कि बेस्ट आंसर आपको चारों में पढ़ के मिलेगा मिथिला में। इसने कहा कर सकते हो लेकिन हस्बैंड की परमिशन चाहिए, इसने कहा कर सकते हो कोई परमिशन नहीं चाहिए। बॉम्बे वाले ने कहा कर लो कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जो मेल रिलेटिव्स हैं वो ऑब्जेक्ट ना करें। बड़ी अजीब बात है, बच्चा किसी ने गोद लेना है, बाकी लोग ऑब्जेक्ट ना करें। शायद उनका ये एम था ऑब्जेक्ट करने का कि भाई अगर किसी और को लेके आ जाओगे हमारे परिवार में तो कल को वो भी संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा, वो अलाउ वो उस चीज को नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। द्रविड़ ने तो और ज्यादा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई जब तक बाकी के मेल मेंबर्स परमिट नहीं करेंगे आप बच्चा गोद नहीं ले सकते, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट आप समझो सारे तो मेरे को लगता नहीं कभी एग्री करेंगे। तो द्रविड़ ने तो एक तरह से अडॉप्शन ही मना कर दी, बॉम्बे ने कहा कि अगर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो, मिथिला ने सिर्फ कहा कर लो, और एक ने कहा कि हस्बैंड ने परमिशन दी हो तो ले लेना, नहीं तो नहीं। इस तरह से आप देख रहे हो सब स्कूल्स में इनहेरिटेंस के मामले में भी और अडॉप्शन के मामले में भी डिफरेंट कहानियां थी। अब हम चलेंगे दाय भाग। ये जो है दाय भाग, जैसे मैंने कहा इसको फाउंड किया जिमित वाहन, और उसने अपना जो उसने जो अपना ग्रंथ लिखा उसका नाम था दाय भाग, और ये कहाँ था? फॉलोड इन बंगाल एंड असम। इसमें इन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ बर्थ राइट, इन्होंने कहा नहीं जन्म से कोई नहीं मिलेगा, फिलहाल जब तक पिताजी जिंदा है प्रॉपर्टी पिताजी की है, जाने के बाद देखेंगे। So according to दाय भाग, a son does not acquire ownership in ancestral property. इसमें बेटे को अधिकार नहीं मिलता। The father remains the absolute owner during his lifetime. और जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो सिर्फ आएगा आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, उससे पहले नहीं आएगा। ये है दाय भाग, यानी यहां पर कहानी
ऊपर वाला जो स्कूल था मिताक्षरा उससे बिल्कुल डिफरेंट है, वहां तो जन्म से ही बच्चे को अधिकार दे रहे हैं, बट यहां नहीं मिल रहा है। तो यहां पर बिल्कुल कहानी डिफरेंट है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं मिताक्षरा एंड दायभाग की, तो मैंने अभी बताया मिताक्षरा में तो ऑनरशिप अराइजेस बाय बर्थ, यही तो हमने पहले बताया, ये तो मेन पॉइंट है। जबकि इसमें ऑनरशिप अराइज कब होगी? आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, उससे पहले नहीं आएगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और दूसरा राइट्स टू वुमेन में भी डिफरेंस है। अब अगर हम राइट ऑफ विडो टू इनहेरिट प्रॉपर्टी की बात करें, मेजर हेडिंग्स अब हम एक एक करके पिक कर रहे हैं, दोनों स्कूल्स की बात कर रहे हैं। अब हम वो नहीं चल रहे बनारस बनारस ना, अब हम मोटा मोटा बात करें मिताक्षरा और दायभाग। अब हम इनमें कंपैरिजन थोड़ा सा और डिस्कस करें। नेचुरली वीडियो बड़ी हो रही है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे तो ये खत्म हो ही जाएगा अभी। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ ए विडो की। तो यहां पर मिताक्षरा में क्या है? मिताक्षरा ने कहा है कि व्हेन ए मेल को पार्टनर डाइड हिज शेयर डिडंट पास टू हिज विडो। नहीं, मिताक्षरा ने कह दिया जहां तक इनहेरिटेंस का सवाल है, अगर एक आदमी मर जाएगा तो उसका शेयर उसकी विधवा को नहीं मिलेगा। वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा सर्वाइविंग मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली को, उनको मिल जाएगा। तो उस औरत का क्या होगा? विडो वॉज ओनली एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, उसको सिर्फ खाना पीना दिया जाएगा। कौन देगा? हस्बैंड्स मेल रिलेटिव्स, चाचा ताऊ। ठीक है, दिस इज मिताक्षरा। पहले जमाने में ऐसा होता था। बताओ, आदमी मर गया, उसकी विधवा को प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही, वो जा रही है मेल मेंबर्स के पास और वो उसको मेंटेनेंस देंगे। बड़ी ही अजीब स्थिति थी। दाएं भाग में क्या होता था? यहां पर बच्चों को तो मिलती नहीं थी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, तो इसलिए अगर कोई आदमी इफ ही डाइड विदाउट सन्स देन हिज विडो स्टेप्ड डायरेक्टली इनटू हिज शूज। यानी यहां पर अगर बच्चे नहीं है स्पेशली, तब तो विडो को प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी मिल ही जाती थी। किसमें? दाएं भाग में। ऊपर नहीं मिलेगी, मिताक्षरा में दाएं भाग में मिल जाएगी। इफ ही डाइड यानी कि मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है, इफ ही डाइड विदाउट सन्स, यहां पर भी अगर सन्स हैं तो फिर तो उन्हीं को मिलेगी, बट अगर नहीं है एटलीस्ट, तब वहां पर हिज विडो स्टेप्ड डायरेक्टली इनटू शूज, तो फिर वो उसकी एस्टेट ले लेगी सेपरेट और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो भी उसका हिस्सा बनता है। अगर हम बात करें राइट टू डिमांड पार्टीशन की, क्या ये अधिकार एक औरत को था कि वो बंटवारे की मांग करें? दाएं भाग यस, उसमें आप कर सकते थे। मिताक्षरा नेवर डिमांड पार्टीशन। यानी पुराने जमाने में मिताक्षरा में औरत की स्थिति ज्यादा सही नहीं थी, सब चीजों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सीधा इन द सेंस उनके फेवर में नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटियों के अधिकार की, राइट्स ऑफ डॉटर। इस पॉइंट में दाएं भाग जो है, अ डॉटर कुड इनहेरिट हर फादर्स प्रॉपर्टी। यहां तो आंसर फिर से यस आ गया। आपको याद हो कि ऊपर हमने पार्टीशन के अंदर भी दाएं भाग में कहा यस दे कैन डिमांड, और शुरू में हमने बात की प्रॉपर्टी राइट्स की, तो वहां पर जो है दाएं भाग में था कि एटलीस्ट अगर सन्स ना हो तो विडो को मिल जाएगा, राइट। और राइट टू डिमांड पार्टीशन में भी दाएं भाग में यस है, और राइट ऑफ डॉटर्स में भी दाएं भाग में यस है। जबकि मिताक्षरा में क्या है कि इनको सिर्फ मिलेगा राइट टू मेंटेनेंस एंड मैरिज एक्सपेंसेस, यानी इनको तो यही कहेंगे भैया रोटी खा लो, शादी करा लो। बाकी जो ज्यादा कुछ है वो तो फिर बेटों के फेवर में ही जा रहा था मिताक्षरा में। बट ये सब पढ़ के विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब पुराने जमाने के हमारे सिस्टम थे इंडिया के, जो कि थोड़ा सा मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई फिलोसफर नहीं हूँ, कोई ज्यूरिस्ट नहीं हूँ, कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मेरे को पढ़ के मुझे लगता है आज से 50 साल 100 साल पहले, सो ही बोलेंगे 50 तो नहीं, क्योंकि देश आजाद हुआ तभी मोरलेस हिंदू लॉ कोडिफाइड हो गया था। पहले औरतों की स्थिति कानूनी तौर पर ज्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा उनको राइट्स एंड प्रॉपर्टी के मामले में पीछे ही रख रहे हैं। बट खैर हमारे यहाँ सारे स्टैट्यूट जो है वो 1955-56 में लिख दिए गए, और उसके बाद फिर ये कहानीबाजी मोर और लेस खत्म सी कर दी गई थी, और अब तो बहुत इक्वल राइट्स जो हैं वो विमेन को अवेलेबल हैं। ठीक है जी, सो आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।